मैं वेस्टर्न लुजियाना के बाहरी छोटे इलाके में बड़ा हुआ था। हमारा छोटा शहर बहुत ज़्यादा धार्मिक था और 1980s में बढ़ते क्राइम की वजह से मेरा बचपन ज़्यादातर घर के अंदर ही बीता। मुझे पहली बार आज़ादी का असली एहसास हैलोवीन की रात 1987 में हुआ था। तब मैं 13 साल का था और उस रात मुझे अपने दोस्तों के साथ आधी रात तक बाहर रहने की इजाज़त मिली थी। असल में मेरी माँ को मानने पर विलियम ने मजबूर किया था। विलियम मेरे सबसे अच्छे दोस्त मार्क का 17 साल का बड़ा भाई था। उससे लगभग सारे छोटे बच्चे डरते थे, लेकिन बड़ों के सामने वो एक अच्छा स्टूडेंट और अच्छा क्रिश्चियन माना जाता था और सारे बड़े लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हालांकि उसका खुद का मन नहीं था, फिर भी उसे उस रात हमारी देखभाल के लिए साथ में भेजा गया था। हमने मार्क के घर के बेसमेंट में बैठकर फ्राइडे द 13th पार्ट 6 की आधी फिल्म पुरानी धुंधली VHS पर देखी थी। अब पीछे मुड़कर सोचता हूं तो उस वक्त मुझे लगा था कि उस रात उससे डरावनी चीज मैं कुछ नहीं देखने वाला। लेकिन जैसे ही विलियम कमरे में आया, हमारी हंसी उसी पल रुक गई। वो लंबा नहीं था, लेकिन खुद को ऐसे पेश करता था जैसे पूरे कमरे पर उसी का रौब हो। मुझे वो कभी पसंद नहीं था, लेकिन उस रात मेरा मूड इतना अच्छा था कि उसकी मौजूदगी भी उसे खराब नहीं कर सकती थी। जब मार्क के पेरेंट्स ने हमें बेसमेंट से बाहर निकाला, हम सब ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए मोहल्ले में घूमने लगे। विलियम को छोड़कर हम शायद 5 या 6 बच्चे थे। बाकी सारे बच्चों को मैं चर्च या स्कूल से जानता था, बस लैनी को छोड़कर, जो मेरे दोस्त रॉब का छोटा भाई था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो शायद 7 या 8 साल का होगा। हाँ, इतना याद है कि उसने क्लाउन का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। लैनी के अलावा मुझे सिर्फ अपना और मार्क का कॉस्ट्यूम याद है। हम दोनों घोस्ट बस्टर्स बने हुए थे और मैं तो असली फील देने के लिए पुराना वैक्यूम क्लीनर भी काले रंग से पेंट करके साथ लाया था। रात के 10 बजे के बाद ट्रिक और ट्रीटिंग खत्म होने पर हम में से 1-2 बच्चे घर लौट गए। हम सब कैंडीज खाकर मस्ती में थे, हंस रहे थे, शोर मचा रहे थे और ध्यान ही नहीं दिया कि विलियम हमें धीरे धीरे सफेद घरों वाली गलियों से दूर ले जा रहा था। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट्स कम होने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। जो हंसी पूरी रात हमारे साथ थी, वो अब धीमी पड़ गई। उसकी जगह सूखे पत्तों के नीचे दबने की आवाज और दूर कहीं बुलफ्रॉग्स की टर्टर ने ले ली थी। हवा में रुके हुए पानी और सड़ती हुई घास पत्तियों की बदबू घुली हुई थी। मुझे याद है मार्क ने मुझे हल्का सा धक्का दिया था और पहली बार उस रात उसके चेहरे की मुस्कान गायब हुई थी। डूड, उसने धीरे से कहा, यह हमें आखिर कहां ले जा रहा है? वहां एक नदी थी और उसके किनारे एक छोटा सा दलदली खुला इलाका था। वहां पेड़ों की मोटी जड़ें बाहर निकली हुई थी, जिन्हें विलियम ने बैठने की जगह की तरह इस्तेमाल करने को कहा। हम सब उलझन में उसके आसपास बैठ गए और डरते हुए देखते रहे जब उसने जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाया और लंबा कश लिया। उसने मार्क के चेहरे पर धुआं छोड़ा और फिर बोलना शुरू किया। उसने कहा कि वो हमें एक कहानी सुनाना चाहता है, एक लोकल लेजेंड की, जिसके बारे में शहर के हर बच्चे को पता होना चाहिए। और फिर हम सब चुपचाप उसकी बातें सुनने लगे जब उसने लेदर स्किन के बारे में बताना शुरू किया। वो कहानी आज तक मेरे दिमाग में अटकी हुई है और अब मैं उसे जितना सही हो सके उतना सही तरीके से दोहराने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कुछ बातें छूट जाएं, आखिर उस रात को 38 साल हो चुके हैं, लेकिन इंटरनेट पर यह कहानी शायद सबसे सच्चा वर्जन होगा। लेदर स्किन का जन्म शायद 1940s के आखिर या 1950s की शुरुआत में हुआ था। उसका शरीर जन्म से ही भयानक तरीके से बिगड़ा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर भूरे सख्त छाले उगे हुए थे, जैसे कोई फंगस फैल रही हो। उसकी आंखें पीप जैसे पीले रंग की थी और इतनी छोटी कि बस बिंदु जैसी लगती थी, और वो पूरे दांतों के साथ पैदा हुआ था। इतने नुकीले दांत कि उसे मां का दूध तक नहीं पिलाया जा सकता था। उसका पिता
जो शहर का पादरी था, ये मान बैठा कि उसका बच्चा कोई शैतानी अभिशाप है, उसके जवान दिनों के पापों की सजा है। अपनी बीमार पत्नी की लाख मिन्नतों के बावजूद पादरी उस नवजात बच्चे को दलदल के अंधेरे हिस्से में ले गया और उसे काई के ढेर पर मरने के लिए छोड़ आया। अब इस पॉइंट पर विलियम मेरी पूरी दिलचस्पी जगा चुका था। 13 साल की उम्र तक मैं पहले भी लेदर स्किन का नाम फुसफुसाहटों में सुन चुका था। जब मैं छोटा था, प्लेग्राउंड में एक बच्चे ने मुझे डराते हुए कहा था कि लेदर स्किन मुझे पकड़ने आएगा। वो हमारे इलाके की ऐसी कहानी थी जिसके बारे में मुझे असल में कुछ नहीं पता था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि लेदर स्किन दिखता कैसा है। और उस हैलोवीन की रात मैं पहली बार उसके बारे में सच जानने के लिए बहुत उत्साहित था। पादरी को पता नहीं था कि उसने अपने बच्चे को जिस जगह छोड़ा था वहां पास ही एक टूटा फूटा पुराना घर था, जहां तक बच्चे के रोने की आवाज पहुंच रही थी। वो लकड़ी का घर जो धीरे धीरे नदी में धंस रहा था, उसमें एक बहुत बूढ़ी और डिमेंशिया से पीड़ित औरत रहती थी। वो घर से बाहर निकली और रोने की आवाज का पीछा करते हुए उस काई वाले हिस्से तक पहुंची। जब उसे बच्चा मिला, उसने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और चुप कराने लगी। उस रात वो उसे अपने साथ घर ले गई और अपने बच्चे की तरह पालने लगी। सालों तक उसने उसे खाना खिलाया, कपड़े पहनाए, उसकी देखभाल की और हर खतरे से बचाकर रखा। वो बूढ़ी औरत खुद ठीक से बोल नहीं पाती थी और किसी दूसरे इंसान से संपर्क न होने की वजह से लेदर स्किन बिना कोई भाषा सीखे बड़ा हुआ। किशोरावस्था तक उसका खाना कच्चे पक्षी और दलदल के छोटे जानवर ही थे। 13 साल की उम्र तक लेदर स्किन लगभग 7 फुट लंबा हो चुका था और अब वो चुपके से अपनी मां के घर से निकलकर जंगल के उस पार वाले छोटे शहर तक जाने लगा था। वो रात में लोगों के बैकयार्ड में घूमता और अंधेरे में उनके पालतू जानवर उठा ले जाता। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई, लेकिन जैसे जैसे लेदर स्किन बड़ा हुआ, उसकी भूख भी बढ़ती गई। 1960s के बीच में एक छोटी लड़की मोनार्क बटरफ्लाई का पीछा करते करते दलदल में चली गई थी और फिर उसे दोबारा कभी नहीं देखा गया। उस पल के बाद लेदर स्किन की कहानी से सारी सहानुभूति खत्म हो गई। एक बार बच्चों का मांस खाने के बाद वो फिर कभी वापस नहीं लौट सका। बच्चे गायब होने लगे और उनकी संख्या पूरे देश के औसत से कहीं ज्यादा थी। जब कभी इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े मिलते तो शहर वाले यही कहते कि बच्चों पर एलिगेटर ने हमला किया होगा। इसके बाद शिकार शुरू हुआ। बहुत सारे रेप्टाइल्स मारे गए, लेकिन लेदर स्किन कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को बाहर खेलने देना बंद कर दिया, खासकर नदी के पास। अब लेदर स्किन को खाने की तलाश में गांव के अंदर तक आना पड़ता था और कभी कभी वो घरों में भी घुस जाता था। लेकिन जब कैलोवे ट्विंस से एक बच्चा स्कूल के पास से गायब हो गया, तब लोगों ने एलिगेटर्स पर इल्जाम लगाना बंद कर दिया और अपनी खिड़कियां कीलों से बंद करनी शुरू कर दी। तब तक वो अपना ज्यादातर समय पानी में बिताने लगा था। दलदली पानी में पेड़ों की जड़ों पर उतरते चढ़ते रहता था। अगर उसे कोई देख भी लेता तो शायद उसे तैरती हुई लकड़ी या कोई मगरमच्छ समझ बैठता। बहुत कम लोगों को अंदाजा होता कि वो मौत के कितने करीब आ चुके थे। कुछ हंटर्स ने शायद वो टूटा फूटा कैबिन भी देखा होगा जिसे लेदर स्किन अपना घर कहता था। वो आधा पानी में डूबा हुआ था, ठीक वहां जहां दलदल और नदी का धीमा पानी मिलता था। मेरा अंदाजा है कि वो कैबिन लेदर स्किन की बूढ़ी मां के पिता ने 1870s या 1880s में बनाया था। उस समय वहां नदी के छोटे किनारे पर सूखी जमीन हुआ करती थी। अगर वहां लोग बस जाते तो शायद वही जगह शहर बन जाती, उस शहर की जगह जिसे मैं अपना घर कहता था। सेग्रीगेशन खत्म होने के थोड़े समय बाद और गवर्नर वॉलेस के 1968 इलेक्शन हारने के तुरंत बाद लुजियाना में नस्लीय तनाव बहुत बढ़ चुका था। जब लेदर स्किन को देखने की खबरें बढ़ी और उसकी एक धुंधली तस्वीर भी सामने आई, तब लोकल न्यूज़पेपर ने कहानी बना दी कि दलदल में कोई नरभक्षी रहता है। लोगों की भीड़ भड़क गई
और जुलाई की एक गर्म रात शेरिफ के आदमियों के साथ वो लोग दलदल में उतर गए। कुछ लोग पैदल, कुछ नावों में, और आखिरकार सब लेदर स्किन के सड़ते हुए घर तक पहुंच गए। जब उन्होंने घर में धावा बोला तो अंदर सिर्फ वही बूढ़ी औरत मिली जिसने उस दैत्य को पाला था। वो जिंदा थी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। पिछले 2 सालों से उसकी यही हालत थी। उन 2 सालों में लेदर स्किन ही उसे खाना खिलाता था, नहलाता था और जिंदा रखे हुए था। लेकिन जल्दी ही उन लोगों को समझ आ गया कि घर में सिर्फ वही नहीं थी, क्योंकि वहां सिर्फ लकड़ी ही नहीं सड़ रही थी। सड़ांत की बदबू उन्हें ऊपर के कमरे तक ले गई और वहां उन्होंने छोटे छोटे शवों के ढेर देखे, जिनमें से ज्यादातर सिर्फ हड्डियां बची थीं। पूछताछ के दौरान वो बूढ़ी औरत मर गई। कुछ दिनों बाद उस रात के इकलौते बचे इंसान ने बोलने की हालत में आने के बाद जो बताया, कहानी वहीं से शुरू होती है। उसने हॉस्पिटल में रिपोर्टर्स को बताया कि थोड़ी देर बाद घर का दरवाजा हिंजिस समेत उखड़ गया था। फिर एक धुंधली सी आकृति अंदर घुसी और उसने लोगों को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया। गोलियां उस पर ऐसे बेअसर थीं जैसे लोहे के ड्रम पर लग रही हों। जो अकेला लड़का बच पाया वो रूबियोस हार्डवेयर में काम करने वाला टीनेजर था, और वो सिर्फ इसलिए बचा क्योंकि वो टूटी फूटी फफूंद लगी खिड़की से कूद गया था। पीछे लोगों की चीख छोड़कर वो खून से लथपथ जंगल की बेलों के बीच भागता रहा। घबराहट में उसका टखना मुड़ गया और वो घिसटता हुआ चांदनी से रोशन काई वाले हिस्से तक पहुंचा। आखिरकार सर्च में लगी एक पुलिस बोट ने उसे देखा और एक डरा हुआ डेप्यूटी उसे वापस शहर ले आया। जब दूसरी सर्च पार्टी उस कैबिन तक पहुंची तो उन्हें वहां उन आदमियों के बचे कुचे टुकड़े मिले। उनके शरीर बुरी तरह फटे हुए थे और टुकड़े हर तरफ बिखरे पड़े थे। शहर वालों ने उस घर को आग लगा दी और जब वो जलने लगा तो उसकी पुरानी नींव टूट गई और पूरा घर दलदली पानी में धंस गया। उसके बाद लेदर स्किन का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन आज भी हमारे छोटे शहर में लोगों के गायब होने की दर पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा है। कुछ लोग कहते हैं लेदर स्किन आज भी जिंदा है, दलदल में छुपा हुआ है और अब भी बच्चों का शिकार करता है। विलियम ने हमें यही कहानी सुनाई थी। कहानी खत्म करने के बाद विलियम ने हम सब की तरफ देखा, जैसे वो जानना चाहता हो कि हम उस पर विश्वास कर रहे हैं या नहीं। मेरे बगल में बैठा छोटा लैनी अपने क्लाउन कॉस्ट्यूम में कांप रहा था। उसकी नजरें लगातार आसपास के पेड़ों में घूम रही थी। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि कहानी सच है या नहीं, लेकिन जिस तरह विलियम ने उसे सुनाया था उससे मुझे उस पर विश्वास होने लगा। लेकिन अगर मैंने उस कहानी पर पूरी तरह यकीन किया होता तो शायद मैं उतना उत्साहित नहीं होता जब विलियम ने कहा कि हमें खुद दलदल में जाकर लेदर स्किन को ढूंढना चाहिए। स्टैंड बाय मी देखने के बाद से मुझे हमेशा वैसी आज़ादी चाहिए थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। आधी रात में अभी 1 घंटा बाकी था और मैं तुरंत उठकर विलियम के प्लान के समर्थन में बोल पड़ा। उसने मेरा कंधा पकड़ लिया और बाकी बच्चों को भी मेरी तरह हिम्मत दिखाने के लिए उकसाने लगा। लेकिन 5 मिनट बाद जब हम सच में दलदल के अंदर चल रहे थे तब मुझे पछतावा होने लगा कि मैंने मुंह क्यों खोला। हम में से 1-2 बच्चे हमारे साथ नहीं आए और उसी रास्ते वापस शहर लौट गए। हम में से कुछ के पास फ्लैश लाइट्स थी जो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव पेरेंट्स ने दी थी। उन्हीं फ्लैश लाइट्स और पेड़ों के बीच से आती चांदनी की हल्की किरणों की मदद से हम रास्ता देख पा रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि सूखी और ऊंची ज़मीन पर ही चलें। फिर भी मेरी पैंट के निचले हिस्से गीले होने लगे थे। मैं और मार्क पीछे रहने की कोशिश कर रहे थे और डर छुपाने के लिए लगातार हंस बोल रहे थे। हवा आवाज़ों से भरी हुई थी, कीड़ों की आवाज़, मेंढकों की डर्राहट और पास बहते नदी के पानी की आवाज़ आ रही थी। तभी अचानक विलियम ने हाथ ऊपर किया और सबको रुकने को कहा। हम सब रुक गए और इधर उधर देखने लगे कि आखिर हुआ क्या है।
विलियम हमारी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसने कहा कि उसने नदी के किनारे कुछ हिलते हुए देखा है। वो लेदर स्किन है। मुझे याद है विलियम हम पर चिल्लाया था। लैनी डर के मारे अटक कर सांस लेने लगा, जबकि उसका बड़ा भाई उसे आगे धकेल रहा था। विलियम ने यह देखा और उसने मजाक को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने कहा, तू सबसे छोटा है लैनी, लेदर स्किन तुझे ही पकड़ेगा। और फिर हम सब उसे चिल्ला चिल्ला कर पानी के किनारे की तरफ और आगे बढ़ने को कहने लगे। वो काफी डर चुका था, लेकिन शायद उससे भी ज्यादा उसे हम बड़े लड़कों से डर लग रहा था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। अपने छोटे सफेद क्लाउन सूट में जिस पर नीले और लाल डॉट्स बने थे, वो कांपते हुए छोटे छोटे कदम आगे बढ़ा रहा था और हम उसके पीछे शोर मचा रहे थे। मजाक में मैं भी चिल्लाया, ओ माय गॉड, क्या वो लेदर स्किन है? लैनी घबरा कर पलटा और उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। वो पीछे पानी में गिरते गिरते बचा। अब उसके सफेद फेस पेंट पर आंसू बह रहे थे। बस करो यार, ये कोई मजाक नहीं है, वो चिल्लाया और हम सब झुक झुक कर उस पर हंसने लगे। उसके वो शब्द आज तक मेरे दिमाग में गूंजते हैं, क्योंकि वो उसके आखिरी शब्द थे। अचानक पानी जोर से किनारे पर उछला और किसी भारी चीज ने लैनी पर हमला कर दिया। उसने उसके पानी में डूबे टखनों को पकड़ लिया था। लैनी दर्द और डर से चीखा और पीछे घिसटते हुए हाथों और घुटनों के बल गिर पड़ा। मैं, विलियम और मार्क डर के मारे जड़ हो गए थे, लेकिन लैनी का भाई तुरंत उस काली चीज की तरफ भागा। जब वो खुद पानी में कूद गया, तभी हमारे जैसे होश वापस आए और हम भी रॉब की तरफ भागे। हमने रॉब को पकड़ लिया ताकि वो पूरी तरह नदी में न भाग जाए, जबकि उसी वक्त लैनी को पानी के नीचे खींचा जा रहा था और अब हमें समझ आ चुका था कि वो एक एलिगेटर था। हम सब भीगे हुए खड़े थे और सामने हो रही उस भयानक घटना को बस देख रहे थे। उस जानवर ने डेथ रोल शुरू कर दिया था। लैनी की चीखें बार बार पानी से बाहर आती, फिर वो दोबारा नीचे खींच लिया जाता। आज भी जब कभी मुझे सपने आते हैं, उसकी वही चीख मेरे कानों में गूंजती है। उसकी आखिरी सांस एक बुलबुले की तरह काले पानी की सतह तक आई। 1 मिनट के अंदर, शायद उससे भी कम समय में, पानी पर उठा सफेद झाग गायब हो गया। हम सब बस पानी की हलचल को देखते रहे, जो धीरे धीरे मैंग्रोव्स की तरफ दूर जा रही थी। रॉब मेरे पास घुटनों के बल गिर पड़ा और हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगा। मैंने विलियम को घबराकर थूक निकलते हुए सुना और फिर वो बिना कुछ बोले वापस रास्ते की तरफ चल पड़ा। मैं और मार्क रॉब को सहारा देकर उठाते हुए विलियम के पीछे चल पड़े। जैसे ही हम उसके पास पहुंचे, वो अचानक पलटा और गुस्से में बोला कि आज की रात जो हुआ उसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताना। मैं और मार्क उसकी बात मानने के लिए तैयार थे, लेकिन हम दोनों जानते थे कि रॉब ऐसा नहीं कर पाएगा। विलियम ने गहरी सांस ली और रॉब का हाथ पकड़कर उसे हमसे दूर ले गया। मैंने उलझन में मार्क की तरफ देखा, लेकिन उसने बस कंधे उचकाए। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए। अब रॉब और भी बुरी तरह रो रहा था, जबकि विलियम ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। उस रात जब मैं घर पहुंचा, तब आधी रात के ऊपर 15 मिनट हो चुके थे और मेरी माँ ने तुरंत समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो बार बार पूछती रही, लेकिन मैंने बस इतना कहा कि मैं बहुत थक गया हूं और क्योंकि मेरे सोने के टाइम से 3 घंटे ऊपर हो चुके थे, उन्होंने मुझे सीधे सोने भेज दिया। मैं रात भर रोता रहा और इतनी देर तक जागता रहा कि मुझे दूर कहीं सायरन्स की आवाज सुनाई दी, शायद रॉब के घर से। सुबह मेरी माँ कमरे में आई और चुपचाप मेरे बिस्तर पर बैठ गई। उन्होंने धीमी आवाज में बताया कि मेरे दोस्त रॉब का छोटा भाई लैनी लापता हो गया है। फिर उन्होंने पूछा, क्या मुझे इसके बारे में कुछ पता है? मैंने कांपती आवाज में कहा कि मुझे कुछ नहीं पता।
और उसके बाद कमरे में कुछ मिनट तक पूरी खामोशी रही। फिर मेरी माँ मेरी तरफ झुकी और मुझे गले लगा लिया। मैं उनके कंधे पर सर रखकर रोने लगा और थोड़ी देर बाद वो हल्की सी मुस्कुराई और कमरे से बाहर चली गई। बेशक लैनी कभी नहीं मिला, उसकी लाश तक नहीं मिली। उस रात के बाद मैं रॉब से बहुत कम मिला, लेकिन मेरे पेरेंट्स अक्सर बताते थे कि लैनी के माँ बाप पूरी तरह टूट चुके थे। मैं 19 साल की उम्र तक मार्क का दोस्त बना रहा। फिर मैं बैटन रोग चला गया। मैं अपने होम टाउन बहुत कम जाता था, लेकिन हाल ही में मेरी माँ की मौत हो गई। मैंने सालों से उनसे बात तक नहीं की थी, सामने देखना तो दूर की बात थी। फ्यूनरल मेरी बहन ने अरेंज किया था, जो अब अपने परिवार के साथ उसी घर में रहती थी। मैं शौक के उन दिनों में 1-2 हफ्ते वहीं रुका और पहली बार अपने भांजे और भांजी को ठीक से जान पाया। कुछ दिन पहले मैं एक लोकल शॉप में घूम रहा था, जहां मैंने 1990s की गर्मियों में काम किया था। वो दुकान ज्यादा नहीं बदली थी और फिर मुझे एहसास हुआ कि उसका नया ओनर मेरा पुराना स्कूल फ्रेंड है। मैं आइल 3 में चल रहा था, तभी मेरी उससे टक्कर हो गई। पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। वो रॉब था। गिल्ट आज भी उससे ऐसे चिपका हुआ था जैसे कुड्जू की बेल हो। उसकी धुंधली आंखों और टूटी हुई मुस्कान में वो साफ दिख रहा था। जब वो सामान शेल्फ पर रख रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी वेडिंग रिंग उसकी पतली उंगलियों में ढीली पड़ चुकी थी। अजीब बात यह थी कि वो अब 13 साल की उम्र से भी छोटा और टूटा हुआ लग रहा था। हमने थोड़ी बात की, फिर कहा कि कभी आराम से दोबारा मिलेंगे और फिर अलविदा कह दिया। आज भी मुझे नहीं पता कि उसने उस रात की कितनी सच्चाई अपने पेरेंट्स को बताई थी, या वो कभी खुद को माफ कर पाया या नहीं। मुझे नहीं पता कि लेदर स्किन की कहानियां सच हैं या झूठ हैं, लेकिन मैंने ये कहानियां अपने छोटे भांजे भांजी को भी सुनाई, ताकि वो कभी उस दलदल के पास जाने की गलती ना करें। इन पानियों में एलिगेटर्स भरे पड़े हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उस रात उनमें से किसी एक ने लैनी को मारा था। मेरा मतलब है कि वो और क्या हो सकता था। सेंट बार्ट चर्च की ऊंची दीवार पर बने आंख जैसे कांच के झरोके से नीली रोशनी निकलती थी, जैसे किसी और ही दुनिया से आ रही हो, और धीरे धीरे रात की ठंडी हवा से नीचे उतरती रहती थी। कुछ रातों में वहां से हल्की फुसफुसाहट भी सुनाई देती थी, घुटी हुई सी आवाज, जो उन लोगों को बुलाती थी जो खुद को इतना बहादुर समझते थे कि उसका जवाब दे सके। हम सब ने ये कहानियां अपने बड़े भाइयों से सुनी थी और फिर अपने से छोटे बच्चों को सुनाई कि उस पवित्र चर्च की जमीन पर कोई भटकती हुई चीज लोगों को पुकारती है। यह हमारे शहर का एक अर्बन लेजेंड था। यहां तक कि हमारे बड़े बुजुर्गों को भी शायद इसके बारे में कुछ अंदाजा था। धीरे धीरे सेंट बार्ट्स में आने वाले लोग कम होते गए और खुद प्रीचर भी बहुत कम दिखाई देता था। जो बेघर लोग पहले चर्च की सीढ़ियों और बेंचों पर सोया करते थे, वो भी धीरे धीरे गायब हो गए और किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। बच्चे अफवाहें फैलाने लगे, जैसे बच्चे हमेशा करते हैं, और जल्द ही चर्च के साथ छोटी मोटी तोड़फोड़ भी शुरू हो गई। छोटे से उस चर्च की ठंडी सफेद दीवारों पर कोई पेंटाग्राम बना जाता, कोई घोस्ट चर्च फॉर लाइफ लिख देता, और फिर अगले ही दिन सब कुछ नए चमकदार सफेद पेंट से ढक दिया जाता था। एक बार तो घोस्ट हंटर्स की पूरी टीम हमारे शहर में आई थी, कैमरे और बाकी सारा सामान लेकर, लेकिन प्रीचर ने उन्हें कन्फेशन बॉक्स के पास तक जाने नहीं दिया और उनकी इन्वेस्टिगेशन की बात सीधे मना कर दी। जब वो लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तो हम में से कुछ ने उनकी गाड़ी पर खाली सोडा कैंस फेंकी थी। हमें वो सब बस मौका परस झोंक लगते थे। एक रात मेरे मोहल्ले का एक लड़का, जिसका नाम पीटर था, जो हमेशा संदिग्ध हरकतों में रहता था, शराब पीकर
चर्च की खिड़की से अंदर झांकने चला गया, ठीक उस वक्त जब नीली रोशनी सबसे तेज थी। उसी रात वो अंधा हो गया, लेकिन पीटर ने बताया था कि अंधा होने से पहले उसने अंदर प्रीचर को देखा था और उसके साथ एक आदमी था जिसने लंबा भूरा कोट पहन रखा था। उन दोनों के पीछे उसे कुछ ऐसा दिखा जो किसी फटी हुई स्क्रीन जैसा लग रहा था। हकीकत के लंबे लहराते धुंधले टुकड़े जो मुड़ते टूटते रहते थे, जैसे दिमाग उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रहा हो। 2 महीने अंधेरे में बिताने के बाद पीटर की आंखें वापस ठीक हुईं, लेकिन उसके बाद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी सेंट बार्ट्स के पास भी नहीं गया। मैं खुद भी कई सालों से उस चर्च में नहीं गया था, बैन के फ्यूनरल के बाद से। उस याद की कड़वाहट अब भी मेरे अंदर है, इसलिए मैं खुद ही चर्च से दूर रहता था ताकि उन ऊंची दीवारों और पास के कब्रिस्तान में छुपी यादें फिर से सामने ना आ जाए। लेकिन बस समय की बात थी और मेरे किसी बेवकूफ़ दोस्त के दिमाग में चर्च में घुसने का आइडिया आ गया और उसने ठान लिया कि वो सेंट बार्ट के इस रहस्य से पर्दा हटाएगा और प्रीचर के सारे राज खोल देगा। तूने पी रखी है क्या? सच बता, तू नशे में है ना? मैंने कहा। उसने जवाब दिया, देख भाई, मुझे पता है तुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। वो लंबा पतला लड़का था जिसके पीले ब्लीच किए हुए लंबे बाल थे और उसकी गंदी मेहम टी शर्ट पर चुराई हुई बियर के ताज़ा दाग पड़े थे। उसका नाम ट्रेवर था। तभी पैट्रिक नाम का दूसरा लड़का, जिसके सर पर बाल तक नहीं थे, उसने हंसते हुए मेरे सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। वो मुस्कुराया और ट्रेवर की तरफ इशारा करके बोला, इसे देख, ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। भाड़ में जाओ तुम लोग। ट्रेवर चिल्लाया और हार मानते हुए हाथ ऊपर कर दिए। हम सब हंस ही रहे थे कि तभी खिड़की से किसी का सर अंदर आया। उसके लंबे घुंघराले भूरे बाल थे और चमकती हुई नीली आंखें थीं। उसने कहा, अब किस बात पर लड़ रहे हो तुम लोग? पैट्रिक तुरंत बोला, कहना, ये बेवकूफ सेंट बार्ट्स में घुसने की प्लानिंग कर रहा है, प्लीज इसे समझाओ। कैना ने थोड़ा सोचते हुए अपना सर तिरछा किया, फिर उसने हाथ ऊपर करके कहा, ठीक है, यही करते हैं, वो भी कल रात। उसकी बात सुनकर कमरे में मौजूद हम सबकी आंखें फैल गईं और कोई भी ठीक से विरोध तक नहीं कर पाया। क्या? उसने चिढ़कर कहा, यह मत बोलना कि तुम तीनों किसी मूर्ति और लकड़ी की बेंचों से डर रहे हो। उसने सीधे हमारी मर्दानगी पर बात ला दी और अब मजबूरी में हम सबको उसके इस पागल मिशन में साथ जाना पड़ा। फैसला हो चुका था, लेकिन हम में से किसी को भी यह आइडिया सही नहीं लग रहा था। अगर चर्च में छुपी कोई भयानक चीज हमें मारे भी ना, तब भी ब्रेकिंग और एंटरिंग का केस तो पक्का था, और वो भी छोटे शहर के चर्च में। पूरे शहर में हंगामा मच जाता। हम लोग अगली रात का प्लान बनाकर अपने अपने घर चले गए, लेकिन उस रात मुझे एक बहुत अजीब सपना आया। मैं उसी चर्च में था और चर्च का लंबा हॉल बदलकर एक विशाल भूल भुलैया बन गया था, जिसमें हर तरफ बेंचें और ऊंची खिड़कियां थीं। मैं उन एक जैसे मुड़ते रास्तों और सुनसान गलियारों से गुजरता रहा और आसपास की जगह को ध्यान से देखता रहा। सब कुछ वैसा ही था जैसा बैन के फ्यूनरल वाले दिन था। फिर एक मोड़ पार करते ही अचानक वो भूल भुलैया खत्म हो गई। जहां पहले ऑल्टर हुआ करता था, वहां अब कन्फेशन बॉक्स रखा था। उसके चारों तरफ बुझ चुकी लंबी मोमबत्तियां फैली हुई थीं और उनके बीच प्रेयर गाने वाले लोगों का एक ग्रुप खड़ा था। वो सब मरे हुए लग रहे थे, पतले, सूखे, भूरे पड़ चुके शव, हाथ ऊपर उठाए खड़े थे जैसे किसी धार्मिक उन्माद में हो। उनके मुंह खुले हुए थे, मानो वो अब भी उसी भगवान की तारीफ कर रहे हों जिसने उनके साथ ये किया था। फिर मैं कन्फेशन बॉक्स के अंदर चला गया और मैं उस तंग लकड़ी के डब्बे में बैठ गया। वो ऐसा लग रहा था जैसे भगवान से बात करने वाला कोई ताबूत हो। कुछ सेकंड तक बस खामोशी थी, इतनी गहरी कि कानों में जलने जैसी लग रही थी और हवा में धूल तैर रही थी। और तभी वो बोला,
क्या तुमने पाप किया है? उसने पूछा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कीड़े के खोल से बने गले में खरोच उठ रही हो। नहीं, मैंने झूठ बोला। तुम करोगे। अचानक कन्फेशन बॉक्स के अंदर मरे हुए लोगों जैसी गर्म सांसें भर गई। फिर दोबारा सब शांत हो गया और उसके बाद दीवार के पीछे कहीं कोई मशीन जैसी चीज क्लिक करके अपनी जगह पर आ गई। दोनों हिस्सों को अलग करने वाली जाली धीरे धीरे आवाज करती हुई अंदर की तरफ खुलने लगी और फिर मैंने उसे देखा। प्रीचर का सड़ता हुआ शरीर जो एक साथ पीछे गिरा हुआ भी था और आगे झुका हुआ भी, जैसे मौत ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया हो। उसकी त्वचा गहरे धब्बेदार भूरे रंग की थी और हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसकी खुलती हुई खोपड़ी पर बालों के जो थोड़े बहुत गुच्छे बचे थे वो उसकी हड्डी जैसे चेहरे पर बिखरे पड़े थे। मैं डर के मारे अपना मुंह ढककर थोड़ा आगे झुका और तभी वो लाश अचानक सीधी उठ बैठी और उसने मेरी आंखों में देखा और उसी पल मेरी नींद खुल गई। सुबह की ठंडी हवा ने मुझे होश में भी ला दिया और थोड़ा सुकून भी दिया जब मैं बिना किसी मकसद के अपने मोहल्ले में घूम रहा था। इस समय सड़कें और पेड़ हमेशा अजीब सी शांति में डूबे रहते थे। करीब 15 मिनट तक यूं ही घूमने और हिलते पेड़ों को देखने के बाद अंधेरे से जैकेट पहना एक इंसान मेरी तरफ आता दिखाई दिया। तुझे भी नींद नहीं आ रही थी, है ना? वो पैट्रिक था। वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया, अपने चेहरे को खुजाते हुए, और मेरे साथ पेड़ की तरफ देखने लगा। तो तेरे सपने में क्या था? उसने पूछा। मैंने पेड़ से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा। मैं डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था, इसलिए मैंने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। क्या मतलब? कौन सा सपना? उसने सर तिरछा किया और थके हुए मजाकिया अंदाज में मुझे देखा। अरे छोड़ ना, मैं तेरे घर इतना रुका हूं कि समझ जाऊं तो बिना वजह इतनी रात तक जागने वालों में से नहीं है। बता, क्या सपना देखा? आखिरकार मैंने हार मान ली। वो चर्च था, बस खत्म नहीं हो रहा था, जैसे कोई भूल भुलैया हो। मैं आखिर तक पहुंचा और वहां मुझे एक ज़ॉम्बी जैसा कुछ दिखा। उसने कन्फेशन बॉक्स में मुझ पर हमला कर दिया। और तुझे क्या दिखा? उसने मेरी तरफ देखा, फिर वापस पेड़ की तरफ देखने लगा। कुछ ऐसा ही। मैं भी चर्च में खो गया था। जब मैं आखिर तक पहुंचा, वहां एक बड़ा सा पिलर था। दिखने में पत्थर का था, लेकिन सांस ले रहा था। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरा हाथ क्रिस्टल का बन गया और उसमें दरारें पड़ने लगी। थोड़ी देर में पूरा हाथ क्रिस्टल बन चुका था और उन दरारों से खून निकल रहा था। उसके बाद मेरी नींद खुल गई। हे भगवान, मैंने धीरे से कहा। वो हल्का सा हंसा। घर जा, थोड़ा आराम कर। आज रात पता लगा ही लेंगे कि उस चर्च में आखिर चल क्या रहा है। ये कहते हुए उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर कांपते हुए अपने घर की तरफ चला गया। कुछ देर और हवा में झूमते पेड़ों को देखने के बाद मैं भी घर लौट गया। मैं खिड़की से चुपके से अंदर घुसा और बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में डूब गया। उस रात जब हम चर्च की तरफ जा रहे थे, तभी ट्रेवर ने हिचकिचाते हुए अपनी चिंता जताई। तुम्हें पता है, मैंने सुना था टिक जॉन्स भी डाउनटाउन में ऐसी ही किसी जगह में घुसा था। वहां उस पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। उसकी नाक लगभग 9 छिली थी। हम सब रुक गए। और ये बात हमारी कैसे मदद करेगी, बुद्धिमान आदमी? पैट्रिक ने अपने कंधे पर रखे बेसबॉल बैट को संभालते हुए कहा। पता नहीं यार, बस सोचा याद दिला दूं। ट्रेवर बड़बड़ाया। कैना ने झुंझलाकर हमारी तरफ देखा और गहरी सांस छोड़ी। हम अंदर जा रहे हैं या नहीं? उसने चर्च की तरफ हाथ दिखाते हुए कहा। हम सब बस खड़े रह गए, चुपचाप। ठीक है, मैं जा रही हूं, डरपोक कहीं के। वो हमसे काफी आगे निकल चुकी थी। चर्च के पीछे वाली खिड़की ढूंढकर उसे क्रोबार से खोलने लगी थी।
हम उसे रोकने के लिए भागकर पीछे पहुंचे ही थे कि खिड़की खुल गई और वो फुर्ती से अंदर के अंधेरे में गायब हो गई। हम सब ने घबराकर एक दूसरे की तरफ देखा। अचानक 3 लॉक्स खुलने की आवाज आई और चर्च का पुराना सफेद दरवाजा झटके से खुल गया। कैना अंधेरे से बाहर आई और हमें अंदर आने का इशारा किया। चलो जल्दी करो। अंदर से चर्च और भी ज्यादा तंग और ऊंचा लग रहा था। सामने के दरवाजे से ऑल्टर तक जाने वाला रास्ता किसी गुफा जैसा महसूस हो रहा था, जिसके ऊपर टूटे हुए गोथिक आर्चिस झुके हुए थे। हमने धूल से ढके कारपेट पर बस कुछ कदम ही रखे थे कि वही नीली चमक शुरू हो गई। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई और पूरे चर्च को किसी डरावनी दुनिया जैसी चमक से भर दिया। तभी एक आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई प्रार्थना कर रहा हो। हे महान बिना मांस वाले भगवान, जीवन से पहले जन्मे भगवान, जिनकी लोग पूजा तो करते हैं लेकिन जानते नहीं, अपनी रोशनी ऑगर की आंखों में उतार दो। चर्च की ऊंची खिड़की के सामने एक परछाई उभरी और साफ था कि वो खुद प्रीचर था। हमें अपनी रोशनी दिखाओ, प्रीचर पागलों की तरह हाथ ऊपर उठाते हुए चिल्लाया। उसकी हड्डी जैसी उंगलियों में कुछ था जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए। वो एक इंसान का सर था, एक आदमी का कटा हुआ बुरी हालत वाला सर, जिससे धीरे धीरे खून टपक रहा था और उसकी खुली आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। मैं सदमे में जड़ हो गया। ट्रेवर डर के मारे पीछे गिर पड़ा और पैट्रिक घबराकर कुछ चिल्लाने लगा, जो मुझे ठीक से सुनाई भी नहीं दिया। अचानक रोशनी बंद हो गई और वो सर ऊपर से गिरकर जमीन पर ऐसी आवाज के साथ टकराया जिसे नीचे बैठे हम लोग भी साफ सुन पाए। फिर बस खामोशी थी और ऊपर से लकड़ी के ढांचों पर दौड़ते पैरों और लंबे नाखूनों की आवाजें आ रही थी। घबराकर हम सब सामने वाले दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो बंद था। जैसे ही प्रीचर के कदमों की तेज आवाज सीढ़ियों से नीचे आने लगी, हम और बुरी तरह घबरा गए और हर कोई अलग अलग अंधेरी जगहों में छिपने भाग गया। और पता नहीं क्यों मैं जाकर उसी कन्फेशन बॉक्स में छिप गया। प्रीचर हर हल्की आहट पर जानवरों की तरह सर घुमा रहा था और सड़े हुए चर्च में इधर उधर दौड़ रहा था। मैं कांपते हुए पर्दे के बीच से बाहर झांक रहा था और धीरे धीरे पीछे हटकर दीवार से लग गया। तभी मेरी नजर दाईं तरफ गई, जहां एक बड़ा सा चाकू रखा था। वो लकड़ी में सीधा धंसा हुआ था, जब तक कि मैंने उसे खींचकर बाहर नहीं निकाला। मैंने उसके चमड़े वाले पुराने हैंडल को कसकर पकड़ा और उसके टूटे फूटे ब्रास ब्लेड को ध्यान से देखा। मैंने फिर पर्दे से बाहर झांका और सीधे प्रीचर की आंखों में देख लिया। उसकी फीकी पीली और कांच जैसी आंखें मेरी तरफ टिकी हुई थी। उसकी सूखी फटी हुई सांसें पीले पत्थर जैसे दांतों के बीच से निकल रही थी और हवा में धुंध बना रही थी। उसकी माथे की नसें अजीब तरीके से धड़क रही थी और उनकी हरकत उसकी सफेद त्वचा के नीचे साफ दिख रही थी। मेरे पास यही मौका था। मैंने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर वार किया और उसके गाल से सफेद पड़ चुका खून बाहर फूट पड़ा। वो ऐसी आवाज में चीखा जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। उसकी चीख चर्च में गूंज उठी। प्रीचर अपने लटकते हुए घायल चेहरे को पकड़कर जानवरों जैसी आवाजें निकाल रहा था और उसी दौरान पैट्रिक चुपके से उसके पीछे पहुंच गया। एक ही झटके में पैट्रिक ने अपना स्टील क्लब उसके सर पर दे मारा और वो दैत्य लड़खड़ाता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। पैट्रिक के पास प्रीचर की पकड़ से बचने का कोई मौका नहीं था। उसने पैट्रिक को हवा में उठाकर सीधे कन्फेशन बॉक्स के लकड़ी के दरवाजे से दे मारा। टूटी हुई लकड़ियों के टुकड़े पूरे चर्च में उड़ गए और धूल में बिखरते चले गए। लार टपकाते उस सड़े हुए प्रीचर ने पैट्रिक के ढीले पड़े टखने को पकड़ा और उसे दोबारा फेंक दिया। बेहोश पैट्रिक का शरीर गंदी जमीन पर ऐसे घिसटता गया जैसे कोई पत्थर पानी पर उछलता है और जाकर लकड़ी की बेंचों से टकराया।
बेंचें घिसटती हुई फर्श पर आगे सरक गईं और डरावनी चीख जैसी आवाज निकली। हालांकि पैट्रिक कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसके टकराने की आवाज से हम सबको उसकी हड्डियां टूटने और सांस रुकने का एहसास हो गया था। प्रीचर लड़खड़ाता हुआ पैट्रिक की तरफ बढ़ा, जैसे उसके कटे हुए गाल की आग ने उसे पागल कर दिया हो। मैं कन्फेशन बॉक्स से बाहर निकला। मैं पूरी तरह सदमे में था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और ऐसा लगा जैसे कमरे की हर चीज, हर लकड़ी, हर कील मुझे उस टूटे हुए बूथ की तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही हो। टूटे हुए दरवाजे के खाली हिस्से और बिखरी लकड़ियों के बीच मैंने उसे देखा। वो वही प्रीचर था जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। वो उस बूथ में खड़ा था। उसके फटे हुए धार्मिक कपड़े नीले भूरे सड़ते शरीर पर किसी चोगे की तरह लटक रहे थे। उसकी नसों से भरे पंजे कुर्सी के लकड़ी वाले हिस्से में धंसे हुए थे, जैसे वो किसी भयानक दर्द को सहने की कोशिश कर रहा हो। और उसका शरीर उसी दर्द भरी मुद्रा में मुड़ा हुआ था जिसमें मौत ने उसे छोड़ा था। पैट्रिक हल्का सा कराहा जब वो राक्षसी प्रीस्ट उसे कलाई से पकड़कर उठाने लगा और उसके चेहरे को ऐसे घूरने लगा जैसे उस डर को महसूस कर रहा हो। मैंने तुरंत सर घुमाकर पैट्रिक की तरफ देखा। उसका शरीर लकड़ियों के बीच पड़ा था। तभी एक आवाज मेरे कान के पास से गुजरी, धीमी, राख और धूल जैसी सूखी आवाज। मुझे याद नहीं उसने क्या कहा था। मैंने तुरंत वापस बूथ के अंदर देखा। उस लाश का हाथ बदल चुका था। पहले जहां उसके नाखून लकड़ी में धंसे थे, अब वही हाथ उसके सीने पर रखा था। मैंने फिर पैट्रिक की तरफ देखा। उसके सर से खून बह रहा था। प्रीचर ने उसे चौथी बार उठाकर पीछे बेंचों पर दे मारा और लकड़ी की बेंचें टूट गईं। अगर पैट्रिक अब तक नहीं मरा था तो जल्दी ही मरने वाला था। घबराहट में मैं इधर उधर देखने लगा, शायद किसी जवाब की तलाश में। मैं आखिरी बार बूथ के अंदर गया और देखा कि वो लाश फिर से हिल चुकी थी जब मेरी नजर उस पर नहीं थी। अब उसका हाथ मेरी तरफ इशारा कर रहा था, ठीक वहां जहां मेरी कमर के पास मेरा हाथ उस पुराने चाकू को पकड़े हुए था। मैं कुछ सेकंड तक लाश और चाकू के बीच देखता रहा। फिर अचानक मुझे समझ आया। मैंने चाकू की तरफ देखा जिस पर वो गाढ़ा सफेद खून लगा हुआ था। मैंने उस लाश के दर्द भरे ठंडे चेहरे की तरफ देखा और ब्लेड की नोक उसके सीने पर रख दी और फिर मैंने पूरा चाकू उसके सीने में घोंप दिया। लाश पीछे झुक गई और उसने भारी सांस छोड़ी। उसके कंकाल जैसे मुंह से नीला धुआं निकलने लगा। अपनी आखिरी लंबी सांस के बाद वो वापस उसी दर्द भरी हालत में गिर पड़ा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले एक पतले हाथ ने मुझे कन्फेशन बॉक्स के मलबे से खींच लिया। मैं दूर जाकर चर्च के लंबे कारपेट पर फिसलता चला गया। मैंने ऊपर देखा, प्रीचर अपने खून से सने कपड़ों में मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो मेरे सामने रुक गया। उसका हाथ झटके से आगे बढ़ा। कंधे की मांसपेशियां फड़क रही थी और हथेली खुली हुई थी। उसने अचानक मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और फिर वहीं रुक गया। उसकी उंगलियों की त्वचा सूख कर कागज जैसी होने लगी और हड्डियों के चारों तरफ जमने लगी। उसकी उंगलियां पत्थर जैसी बन गई, फिर क्रिस्टल में बदलने लगी, जैसे कोई अजीब वायरस फैल रहा हो। धीरे धीरे उसका हाथ, फिर सीना और फिर पूरा शरीर क्रिस्टल में बदलने लगा। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी क्रिस्टल बनी टांगों में गहरी दरारें पड़ गईं और उनमें से खून बहने लगा। कुछ ही सेकंड में वो खून बहाती मूर्ति जैसा बन गया और फिर टूटकर चमकती रेत में बदल गया। मैं बस उसे देखता रह गया। तभी कहना बाहर आई, चीखी और पैट्रिक की तरफ दौड़ी। मैं भी उठकर उनकी तरफ गया। यहाँ क्या हुआ? पैट्रिक ने होश में आते हुए कहा। जब मैं उसे सब बता रहा था, कहना कमरे में कुछ ढूंढने लगी। फिर वो वापस हमारी तरफ आई और चिल्लाई, ट्रेवर कहाँ है?
हमने घबराकर चर्च के हर अंधेरे कोने और टूटे हुए हिस्से को देखा, लेकिन ट्रेवर कहीं नहीं मिला। आखिर में बस एक गहरा भूरा दरवाजा बचा था जो चर्च के सेलर की तरफ जाता था। दरवाजा अपनी जगह से निकल चुका था, इसलिए उसे जोर लगाकर घसीटना पड़ा और उसके हिंजेस टूटते हुए आवाज करने लगे। सीढ़ियों के नीचे अंधेरे और सीलन भरी पत्थर की दीवारों के बीच हमें ट्रेवर मिला। वो हमारी तरफ पीठ किए खड़ा था और हमारे बुलाने पर भी बिल्कुल भी नहीं हिला। उसके सामने काले मांस और तारों जैसा एक विशाल पिलर खड़ा था जो धड़क रहा था, हिल रहा था, लेकिन फिर भी पत्थर जितना ठोस था। उसकी सतह ट्रेवर के उठे हुए हाथ के पास क्यूब्स की तरह खुली हुई थी और अंदर से नीली आग जैसी रोशनी निकल रही थी और उनके चारों तरफ प्रेयर गाने वाला ग्रुप खड़ा था। वो सब प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, गा रहे थे, अजीब भाषाओं में बोल रहे थे और उस पिलर की पूजा में अपने कपड़े फाड़ रहे थे। वो सब घुटनों के बल बैठे थे। उनकी आवाजें बस धीमी खराश भरी फुसफुसाहट जैसी थी जो उस मोनोलिथ की भयानक गूंज में दब रही थी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और ट्रेवर के पास पहुंचा, जबकि वो पागल उपासक अपने हाथों से उसे छू रहे थे। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, लेकिन जैसे वो वहां था ही नहीं। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी और उसके खुले मुंह से नियॉन जैसी रोशनी निकल रही थी। मैंने डरते हुए उसका कंधा पकड़ा और उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराहट में मैंने उसे जोर से खींचा और उस नीली रोशनी से अलग कर दिया। वो तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। कैना और घायल पैट्रिक भागकर नीचे आए और ट्रेवर को उठाने में मेरी मदद करने लगे। मुझे याद है कैना चिल्लाई थी कि हमें अभी यहां से निकलना होगा, और फिर हम वहां से भाग निकले। उस रात के बारे में हमने लगभग 1 महीने तक बात नहीं की, खासकर तब जब ट्रेवर को साइकेट्रिक वार्ड में भर्ती कराया गया। उसका कहना था कि उसके नाइटमेयर्स अब बहुत असली लगते हैं, और सच कहूं तो हम में से कोई उसे गलत नहीं कह सकता था। वो उस चीज के बहुत करीब चला गया था। उसका असर उस पर हमेशा के लिए रह गया। कुछ साल बाद उसे उसके पेरेंट्स की देखरेख में छोड़ दिया गया। आज भी शहर के कुछ बच्चे कहते हैं कि कुछ रातों में वो नीली चमक अब भी दिखाई देती है, जबकि सालों से उस चर्च में कोई गया तक नहीं है। और सच बताऊं, कभी कभी मैं भी सोचता हूं कि वहां ऊपर आखिर अब भी चल क्या रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक और सजेशंस भी ज़रूर देना। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी स्टोरीज आपसे मिस ना हो, उससे पहले ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही और कहानियों के साथ। नमस्कार।